यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे हमारे एचआरएम यूनिट के चैप्टर नंबर 1 जो हम लोगों ने शुरू किया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन का, तो उसके एक नए टॉपिक को। ठीक है, तो लास्ट क्लास जो हमने लगाई थी लेक्चर नंबर जब 1 किया हम लोगों ने एचआरएम का, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि एचआरएम क्या होता है और एक एचआर मैनेजर जो है उसके क्या क्या मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, बेसिकली फीचर्स क्या, वो हमने देख लिया। और एक हमने ओवरव्यू देखा था कि एचआर मैनेजर जो होता है बेसिकली वो कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो हम लोगों ने वहां पे देखे थे कि एचआर मैनेजर जो है वो जनरली 2 तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। एक होता है कौन सा, मैनेजरियल फंक्शन, एक होता है कौन सा, ऑपरेटिव। ऑपरेटिव के अंदर 6 तरह के और फंक्शन आ गए थे। तो लास्ट क्लास में तो हमने सिर्फ उसको ऊपर से देखा था। आज की क्लास के अंदर हम एचआर मैनेजर के द्वारा जो परफॉर्म किए जाते हैं फंक्शंस उनकी जो है वो चर्चा करने वाले हैं। ओके, हाँ जी, तो आइएगा बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक को। टॉपिक जो है वो है आपका चैप्टर नंबर 1 किसका, एचआर का, और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं क्या, फंक्शंस ऑफ एचआर मैनेजर। एक बार के लिए आपको मैं दिखा दूं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ ये टॉपिक जो है वो कवर किए थे। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 एचआरएम का, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था इसका इंट्रोडक्शन कि एचआरएम बेसिकली क्या होता है, लोगों को मोटिवेट करना और उनको मोटिवेट करके उनके द्वारा जो काम किया जाता है उसको कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अकॉम्प्लिश करवाने में क्या करना, यूज करवाना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेसिकली एचआरएम। तो डेफिनेशन हमने इसका पढ़ लिया था एचआरएम के अंदर हम लोग क्या करते हैं। फिर हमने इसका स्कोप देखा था, एचआरएम का जो है वो स्कोप क्या क्या था, उसके एचआरएम के एरिया में क्या क्या आता है, उसके फीचर्स हमने देख लिए थे। देन इसके बाद में हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था एचआर के फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर कुछ इस तरीके का था जो मैंने आपको बताया था, पर्सनल रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसका जो एचआर मैनेजर होता है बेसिकली ये मैनेजमेंट करने का काम मैनेजर का होता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का काम किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का होता है। तो जो एचआर मैनेजर है वो कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो वो हमने देखा था 2 तरह के फंक्शन थे, एक था मैनेजरियल और एक था कौन सा, ऑपरेटिव। मैनेजरियल के अंदर 4 तरह के फंक्शन है और ऑपरेटिव में अलग से 6 कैटेगरी बना रखी है, उनके फंक्शन है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं एचआर मैनेजर के द्वारा जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। चलो जी, बोलते हैं फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर to facilitate easy understanding the function of HR manager may be broadly divided into 2 कैटेगरी। एचआर मैनेजर के जो फंक्शन है उनको 2 कैटेगरी के अंदर जो है वो क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। एक है कौन सा, मैनेजरियल फंक्शन और एक है कौन सा, ऑपरेटिव फंक्शन। हम शुरुआत करेंगे पहले किससे, मैनेजरियल फंक्शन। आपको अगर याद हो आप लोगों ने प्लस 2 के अंदर मैनेजमेंट पढ़ा, फिर बीकॉम के अंदर मैनेजमेंट पढ़ा, फिर आपने जो है वो एमकॉम के अंदर भी मैनेजमेंट पढ़ा होगा ओबी के साथ में। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो कितने होते हैं। सर वैसे तो बहुत सारे, लेकिन ब्रॉडली उनको जो है वो 5 फंक्शंस में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सबसे पहले आपका प्लानिंग, दूसरे नंबर पे आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर आता है आपका स्टाफिंग, फिर आता है डायरेक्टिंग और लास्ट में कौन सा, कंट्रोलिंग। टोटल मिला के कितने फंक्शन होते हैं, 5 फंक्शन है। तो जो एचआर मैनेजर जब वो कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जब वो मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है या वो मैनेजरियल टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो उस टाइम पर जो है एचआर मैनेजर बेसिकली 4 तरह के फंक्शन को जो है वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है या उनको परफॉर्म करता है। वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन कंप्राइज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एक तो है प्लानिंग, एक है ऑर्गेनाइजिंग, एक है डायरेक्टिंग और एक कौन सा, कंट्रोलिंग। सबसे पहले नंबर पे जो आ रहा है वो है जी कौन सा, आपका प्लानिंग फंक्शन। प्लानिंग में क्या होता है, बोलता है दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन। ये क्या प्रोसेस है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेकिंग डिसीजन मेकिंग करते हैं किसके बारे में, फ्यूचर। देखो जब भी आपको डिसीजन लेते हो तो फ्यूचर के लिए लेते हैं, डिसीजन पास के लिए कभी नहीं होता क्योंकि वो तो घटना घटित हो चुकी है। आप डिसीजन मेकिंग किसके लिए कर रहे हैं, सर फ्यूचर के लिए। तो प्लानिंग के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को आज डिसाइड करते हैं कि हम फ्यूचर में क्या कुछ करेंगे। तो फ्यूचर के बारे में क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं किसको, एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव, मतलब हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या, सिलेक्ट करते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विच आर नेसेसरी फॉर देयर अकॉम्प्लिशमेंट। प्लानिंग ऑफ द पर्सनल टुडे। अगर आज आप अपने मैन पावर की प्लानिंग कर लेंगे पहले से ही कि आपके पास कितने मैन पावर होने चाहिए, अगर उनका पहले से आपके पास एक खाका तैयार रहेगा तो फ्यूचर में होने वाले क्राइसिस से आप सेव हो सकते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि फ्यूचर के लिए अगर कुछ सेव करके रखेंगे तो फिर आगे अगर कोई दिक्कत आएगी तो हमारे पास में पहले से एडवांस चीजें पड़ी होंगी। तो एक लाइन बोली गई, बोलता है प्लानिंग ऑफ पर्सनल। अगर आप पर्सनल्स
की प्लानिंग पहले से करके रखेंगे टुडे, प्रिवेंट क्राइसिस टुमारो, तो उससे जो है जो फ्यूचर में होने वाले कल को जो होने वाले क्राइसिस है तो उससे आप बच सकते हैं। एचआर मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू डिजाइन द एप्रोप्रिएट पॉलिसी, एचआर मैनेजर से उम्मीद की जाती है कि वो क्या करेगा, वो डिजाइन करेगा एप्रोप्रिएट पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय। तो सबसे पहले नंबर पे जो आया वो है क्या, प्लानिंग। तो जो आपका एचआर मैनेजर है जब वो मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करता है तो सबसे पहला काम वो जो करता है वो है कौन सा, प्लानिंग का, ठीक है। हाँ जी, प्लानिंग के बाद सेकंड टास्क जो वो परफॉर्म करता है वो है कौन सा, ऑर्गेनाइजिंग का। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो पर्सनल एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग पर्सनल्स जो हैं जो एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं उनकी हम यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं। मतलब एक जैसी होने वाली जो एक्टिविटी है उनको क्या किया जाएगा, उनकी ग्रुपिंग किया जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेंगे। बोलते दिस फंक्शन इज प्राइमरी कंसर्न विद द प्रॉपर ग्रुपिंग, ये जो फंक्शन है वो कंसर्न है किससे, प्रॉपर ग्रुपिंग। किसकी ग्रुपिंग, ऑफ द पर्सनल एक्टिविटी, असाइनिंग ऑफ द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द एक्टिविटी टू द डिफरेंट इंडिविजुअल एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्रिएशन ऑफ ए प्रॉपर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इज द प्राइमरी टास्क। एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तैयार करना वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, एक प्राइमरी टास्क होता है। तो दूसरा जो फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा वो है कौन सा आपका, ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बेसिकली जो है वो क्या काम किया जाएगा कि जो अलग अलग जो एक्टिविटीज हैं जो कहीं ना कहीं सिमिलर ग्रुप से जो है वो रिलेटेड है तो उनकी जो है वो क्या किया जाएगा, उनकी ग्रुपिंग कर दिया जाएगा। तो आइसोलेशन में नहीं होता, उनका ग्रुप बना देंगे और हर ग्रुप को बेसिकली हम लोग जो है वो डिपार्टमेंट के नाम से पहचानते हैं। चलो जी, तीसरे नंबर पे जो एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है वो है कौन सा, डायरेक्टिंग। एचआर मैनेजर जो है वो बेसिकली क्या, जब उसने ग्रुपिंग कर लिया देन उसके बाद में उसने स्टाफिंग करके रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन करके फिर वो क्या करेगा जी, उनको डायरेक्ट करने का काम करता है। अब डायरेक्टिंग के अंदर बेसिकली क्या आता है, दिस इन्वॉल्व सुपरवाइजिंग, इसके अंदर आता है सुपरवाइज करना और गाइड करना, किसको, पर्सनल्स को, जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनको क्या करना, सुपरवाइज करना और उनको गाइड करना। द पर्सनल मैनेजर मस्ट बी एन इफेक्टिव लीडर, जो मैनेजर होता है, एचआर मैनेजर है, वो उसको क्या होना चाहिए, मस्ट बी एन इफेक्टिव लीडर होना चाहिए ताकि लोग उसको जो है वो क्या करें, फॉलो भी करें। हु कैन क्रिएट विनिंग टीम व्हाइल अचीविंग रिजल्ट। द पर्सनल मैनेजर मस्ट इनवेरिएबली टेक केयर ऑफ द कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द एम्प्लॉय एट ऑल लेवल। जब कभी भी एचआर मैनेजर कोई भी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा, ऐसा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हुए साथ में उसको एम्प्लॉइज का भी सोचना है कि एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन क्या। क्योंकि अगर मान लो एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है बट एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है तो एम्प्लॉय बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ये रहेगा यार मैं जिस काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आया मेरा वो जो मोटिव है वो तो अकॉम्प्लिश नहीं हो पा रहा है, तो नेचुरल बात है उसका मन नहीं लगेगा और वो छोड़ के भी जा सकता है। तो एचआर मैनेजर का ये ड्यूटी बनता है कि वो क्या करेगा, दोनों के गोल में इंटीग्रेशन करवाएगा ताकि जब एम्प्लॉय काम करे तो उसको ये भी अंदर से पर्सनल भावना भी आए कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम तो करना ही करना है, साथ में मुझे खुद के लिए काम करना है। अगर मैं ये काम करूंगा तो इससे मेरा पर्सनल बेनिफिट्स भी होंगे। और लास्ट जो है वो है क्या, कंट्रोलिंग। जो फोर्थ फंक्शन है एचआर मैनेजर जो मैनेजरियल टास्क परफॉर्म करते हुए करता है वो है कौन सा आपका, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो चीज़ हमने डिसाइड किया था फिर उसके बेस पर हमने एक्शंस किया तो उनको जो है हम स्टैंडर्ड के साथ में क्या करते हैं, मैच करने का काम करते हैं, मतलब एक्चुअल को स्टैंडर्ड से मैच करते हैं और अगर कोई डेविएशन आती है, ठीक है, तो उस डेविएशन को हम दूर करने का काम करते हैं। तो बोलता है दिस फंक्शन इन्वॉल्व मेजर द, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसको, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, करेक्ट करते हैं नेगेटिव डेविएशन। पहले तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है। फिर अगर कभी भी कोई भी डेविएशन आ गई है, नेगेटिव डेविएशन, तो उसको हम क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं, ठीक है। अब डेविएशन दो तरीके की है, हमने सोचा था कि पर्सन बनाएगा 100 यूनिट्स लेकिन उसने एक्चुअल में बनाई 90 यूनिट, तो ये नेगेटिव डेविएशन आ गया 10 का, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव डेविएशन है इसको क्या करना है, सही करना है। लेकिन अगर हमने सोचा था कि एक एम्प्लॉय जो है वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा 100 यूनिट का, जबकि उसने बना दिया 110 यूनिट, तो ये है पॉजिटिव, ये भी डेविएशन तो है, स्टैंडर्ड से अलग काम हुआ है, डेविएशन तो है, बट ये डेविएशन कौन सा आपका, पॉजिटिव डेविएशन है। और पॉजिटिव डेविएशन को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि एम्प्लॉय और भी इंसिस्ट हो कि वो और भी अच्छा काम करे। तो अगर कभी नेगेटिव डेविएशन आ गया ना तो उसको अपने को क्या करना होता है, करेक्ट करना होता है। तो बोलते हैं मेजर करेंगे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, करेक्ट करेंगे नेगेटिव डेविएशन एंड एंश्योर करेंगे द इफेक्टिव एफिशिएंट अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द प्लान। आगे, इट मेक्स इंडिविजुअल अवेयर ऑफ देयर परफॉर्मेंस थ्रू द रिव्यू रिपोर्ट, रिकॉर्ड्स एंड द पर्सनल ऑडिट प्रोग्राम। इट एंश्योर दैट द एक्टिविटी आर कैरी आउट इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटेड प्लान। इसके अंदर हम बेसिकली ये चेक करते हैं कि जो एक्टिविटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म की जा रही है तो जैसा हम लोगों ने प्लानिंग स्टेज के अंदर सोचा था क्या उसी तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए आएगा चौथा जो फंक्शन है, जो मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म करते हुए एक एचआर मैनेजर ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंट्रोलिंग। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा क्रैमिंग करना पड़ेगा कि एचआर मैनेजर बेसिकली दो तरह के फंक्शन को परफॉर्म करता है। वन इज कौन सा,
बोलो बोलो, वन इज द है कौन सा सर, वन इज अ मैनेजरियल फंक्शन, अनदर वन इज अ ऑपरेटिव। मैनेजरियल के अंदर 4 आ गया, प्लानिंग आ गया, ऑर्गेनाइजिंग आ गया, और बोलो, और डायरेक्टिंग आ गया, और एक और कौन सा आ गया, तो डायरेक्टिंग के बाद में आ गया कौन सा, कंट्रोलिंग। अब बात करेंगे किसका, ऑपरेटिव। जब एक मैनेजरियल फंक्शन एक्चुअल में काम कर रहा है, बोले तो जब एक एचआर मैनेजर एक्चुअल में वर्क प्लेस पे जाके जो है वो सुपरविजन का काम कर रहा है, या वर्क प्लेस पे जाके अपने कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करता है, तो उसके द्वारा जब वर्क प्लेस पे जाया जाएगा, या जहां पे एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हैं वहां पे जब जाया जाएगा, तो वहां पे जो उसके द्वारा फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑपरेटिव। जो जनरली बिजनेस ऑपरेशन से जो है वो डायरेक्टली क्या होते हैं, लिंक होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑपरेटिव। और जो ऑपरेटिव फंक्शन है उसके अंदर टोटल मिला के जो वो कितने तरह के फंक्शन आ रहे हैं, 6 तरह के फंक्शन। चलो जी पढ़ना शुरू करते हैं। ऑपरेटिव फंक्शन, ऑपरेटिव फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन जो आ रहा है वो है कौन सा, प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट का यहां पे जो बेसिक मीनिंग होता है वो क्या करना, इकट्ठा करना। तो सबसे पहला टास्क ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर जो एचआर मैनेजर को परफॉर्म करना होता है वो होता है क्या, प्रोक्यूर करना। जो भी इफेक्टिव मैन पावर है, जो उसको लगता है कि इस स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए मुझे इतने बंदे चाहिए, तो सबसे पहले आप उतने बंदों को क्या करते हो, हायर करते हो। जब आप उनका हायरिंग करते हो, प्रोक्यूरमेंट करते हो, तो उस टाइम पे आप कई सारी चीजों को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। चलो पढ़ते हैं जी। बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट का मेन जो कंसर्न है वो किससे, हायरिंग पीपल। किससे, हायरिंग द पीपल हु पोजेस द रिक्विसाइट स्किल। ऐसे लोगों को हायर करना जिनके पास में क्या, रिक्विसाइट स्किल्स है। रिक्विसाइट का मतलब क्या होता है, जो नेसेसरी, क्या नेसेसरी। ऐसे लोगों को हम जो है वो क्या करेंगे, हायर करेंगे जिनके पास किसी काम को परफॉर्म करने के लिए जो नेसेसरी स्किल होनी चाहिए उनके पास में वो स्किल है। तो बोलता है प्रोक्यूरमेंट इज कंसर्न विद हायरिंग द पीपल हु पोजेस द रिक्विसाइट स्किल, नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। इसको बोलते हैं SKA, स्किल, नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। आगे अंडर इट्स परव्यू, इसके अंदर क्या, इसके स्कोप के अंदर क्या क्या आता है, प्रोक्यूरमेंट फंक्शन के स्कोप में क्या क्या आता है, जॉब एनालिसिस, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, इंटरनल मोबिलिटी एक्सेट्रा। ओवरऑल मिलाकर के 7 तरह के फंक्शन जो है वो इस प्रोक्यूरमेंट फंक्शन में परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें आ गया वो है जी क्या, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मतलब कहता है एक स्पेसिफिक जॉब को एनालाइज करना। जॉब को एनालाइज करने का मतलब यहां पे बेसिकली ये होता है कि एक जॉब, कोई भी एक जॉब है, तो उसके क्या क्या उस जॉब के अंदर आपको अथॉरिटी मिलेगी अगर आप वो जॉब पे जाते हो, और क्या क्या उस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनको हम क्या करते हैं, असेस करते हैं, पढ़ेंगे। बोलते हैं जॉब एनालिसिस जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। किससे रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक जॉब। कोई एक हमारी स्पेसिफिक जॉब है, उस स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड, दोबारा बोलता हूं, ये एक जॉब एनालिसिस क्या, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, इकट्ठी करेंगे इंफॉर्मेशन को। किससे रिलेटेड टू द ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक जॉब। हमारी कोई एक स्पेसिफिक जॉब है, उससे रिलेटेड क्या क्या काम करने हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, उनके बारे में नॉलेज गैदर करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जॉब एनालिसिस। तो पेपर के अंदर ना कई बार क्या होता है कि पेपर के अंदर एक स्टेटमेंट देगा और बोलेगा कि बताओ ये स्टेटमेंट किस चीज को डिफाइन करती है, तो वो थोड़ा ध्यान होना चाहिए। तो जॉब एनालाइज, सिंपल नाम पे जाओ, जॉब को क्या करना, एनालाइज करना। एनालाइज के अंदर आप क्या करोगे, आप देखोगे बेसिकली कि कोई जॉब जो है उसके अंदर क्या काम करना है, क्या फंक्शंस को परफॉर्म करना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस जो है वो क्या, इकट्ठी करना इंफॉर्मेशन, किससे रिलेटेड टू द ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक जॉब। सेकंड है ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना। इस प्रोक्यूरमेंट फंक्शन के अंदर एचआर मैनेजर बेसिकली क्या करता है, वो सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि एडिक्वेट नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारे पास में क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स की क्या करना, प्लानिंग करना। भाई पूरे मतलब एडिक्वेट नंबर ऑफ ह्यूमन सोर्स करेक्ट टाइम पे और करेक्ट प्लेस के ऊपर अपने को जो है वो अवेलेबल रहने चाहिए, ताकि हमारा काम जो है वो कोई भी लेट ना हो। चलो पढ़ते हैं। एचआरपी क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस। बेसिकली अगला चैप्टर पूरा एचआरपी पे भी है, चैप्टर नंबर 2, तो वहां भी इसको पूरा देखेंगे हम, ठीक है ना। अभी तो एक बार ब्रीफली मैं थोड़ा बता देता हूं क्या है एचआरपी। इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन, ये प्रोसेस है क्या करने का, डिटरमाइन करने का, एंड एंश्योर करने का दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज एन एडिक्वेट नंबर, की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्संस है विच आर अवेलेबल एट ए प्रॉपर टाइम परफॉर्मिंग जॉब विच वुड मीट देयर नीड एंड प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन फॉर द इंडिविजुअल इन्वॉल्व। दोबारा बोल रहा हूं, एचआरपी क्या है, ये एक प्रोसेस है क्या करने का, ऑफ डिटरमाइन एंड एंश्योर करने का दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज एन एडिक्वेट नंबर, की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडिक्वेट नंबर होने चाहिए किसके, क्वालिफाइड पर्संस के, अवेलेबल प्रॉपर टाइम, जो प्रॉपर टाइम पे अवेलेबल हो, एंड परफॉर्मिंग जॉब विच वुड मीट देयर नीड एंड प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन फॉर द इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड।
आगे फिर एचआर इसी फंक्शन में, प्रोक्योरमेंट फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आता है, कौन सा? रिक्रूटमेंट का। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि कितने बंदे आपको चाहिए, अब आप उनको क्या करोगे? रिक्रूट करोगे। क्या करोगे? रिक्रूट करोगे, उनको इकट्ठा करोगे। रिक्रूटमेंट बेसिकली एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक जॉब के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करते हैं कि जी आप आए और हमको क्या करें? अप्लाई करें। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? रिक्रूटमेंट। इट इज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? सर्च करते हैं फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, ऐसे एम्प्लॉय जो मतलब ऐसे पर्संस को जिसको बेसिकली हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, जो हमारे एम्प्लॉय बन सकते हैं, एंड स्टिमुलेट देम टू अप्लाई टू द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। और उनको स्टिमुलेट करते हैं, बोले तो उनको मोटिवेट करते हैं कि वो हमारी जॉब के लिए जो है वो क्या करें? अप्लाई करें। आपने रिक्रूटमेंट के लिए लोग आए, अब आप उनमें से क्या करोगे? कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हो, उसको बोलते हैं क्या? सिलेक्शन। और सिलेक्शन जो है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस बट सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। तो बोलते हैं इट इज सिलेक्शन के बारे में, इट इज ए प्रोसेस ऑफ एसर्टेन। ये एक प्रोसेस है क्या करने का? एसर्टेन करने का। किसको? क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, स्किल एंड नॉलेज ऑफ एन एप्लीकेंट विद ए व्यू टू अप्रेजिंग हिज और सुटेबिलिटी टू द जॉब इन क्वेश्चन। यहां पे हम बेसिकली क्या करते हैं? हम सिलेक्ट करते हैं जॉब के अकॉर्डिंग कि एक स्पेसिफिक जॉब है, ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए और क्या आपके पास वो रिक्विजिट नॉलेज अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो आप इस जॉब पे लग जाओगे, नहीं तो नहीं। अब अगर आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद में अब क्या होगा? अब आपको हम जो है वो क्या करेंगे? प्लेस करेंगे, आपको हम लगाएंगे, आपको ऐसी जगह पे लगाएंगे जहां पे आपकी जो है वो क्या है? रिक्वायरमेंट है। उसको बोलते हैं क्या? प्लेसमेंट करना। इट इज ए प्रोसेस दैट एंश्योर 360 डिग्री फिट। 360 डिग्री फिट का मतलब कि आप किसी जॉब पे, अगर हम आपको किसी जॉब के ऊपर क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं, तो आप वहां पे पूरी तरह से क्या बैठते हो? फिट बैठते हो। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट के अंदर, ईच एंड एवरी पॉइंट से आप जो है उस जॉब के ऊपर परफेक्टली क्या बैठते हो? फिट बैठते हो। मैचिंग द एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पर, एक्सपीरियंस के बेस पर एंड स्किल और इंटरेस्ट के बेस पर हम आपको जो है वो जॉब क्या करेंगे? ऑफर करेंगे। इट इज अ पर्सनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एचआर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पोजीशन करे द राइट कैंडिडेट एट द राइट लेवल। जहां पे कैंडिडेट को होना चाहिए वो उसी जगह पे उसको क्या करे? प्लेस करे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्लेसमेंट। अब हमने आपको किसी जॉब पे लगा दिया, जॉब पे लगाने के बाद अब वहां का जो एनवायरनमेंट है उससे हम आपको क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसको बोलते हैं इंडक्शन करना। क्या बोलते हैं? इंडक्शन। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम अगर मान लो ऑफिस में जाओगे तो पहले हम आपको वहां के लोगों से क्या करेंगे? मिलवाने का काम करेंगे। दैट इज नोन एज इंडक्शन करवाना, इंट्रोड्यूस करवाना बेसिकली। तो बोलते हैं दीज आर द टेक्निक दैट हेल्प द न्यू एम्प्लॉय अडेप्ट टू देयर न्यू सराउंडिंग। ये इंडक्शन और ओरिएंटेशन जो है वो क्या करती है? हेल्प करती है एम्प्लॉय को कि वो नई सराउंडिंग में अपने आप को क्या करे? ढाल ले, और उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं डेम टू द प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज एंड पीपल। लोगों के साथ में काम क्या है तुम्हारा, तुम्हें क्या करना है, उस चीज के साथ में हम क्या करते हैं? उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। और लास्ट जो है वो है क्या? प्रोक्योरमेंट फंक्शन में इंटरनल मोबिलिटी। इंटरनल मोबिलिटी बेसिकली क्या होता है? जब हम कंपनी के अंदर ही एम्प्लॉय का एक जॉब से दूसरी जॉब पे क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, या एक वर्क प्लेस पे एक किसी डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या करते हैं? उसको जब मूव करते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब मोबाइल नेचर का, जो मूवेबल नेचर का है। तो इंटरनली कंपनी के अंदर ही हम उसको क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनल मोबिलिटी। व्हाट इज इंटरनल मोबिलिटी? इट इज अ मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ये मूवमेंट है किसका? एम्प्लॉयज का, फ्रॉम वन जॉब टू अनदर थ्रू ट्रांसफर एंड प्रमोशन इज कॉल्ड द इंटरनल मोबिलिटी। सम एम्प्लॉयज लीव एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू वेरियस रीजन। बहुत सारे एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाते हैं कुछ रीजन से, लीडिंग टू रिटायरमेंट एंड इवन टर्मिनेशन। दीज मूवमेंट आर नोन एज द एक्सटर्नल मोबिलिटी। तो अगर वो छोड़ के चला गया उसको बोलते हैं क्या? एक्सटर्नल मोबिलिटी। और अगर कंपनी के अंदर ही है, बस एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया, दैट इज नोन एज द इंटरनल मोबिलिटी। इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉय, सच जॉब चेंज शुड बी गाइडेड बाय वेल कंसीव्ड प्रिंसिपल एंड पॉलिसी। तो थोड़ा मोनोटोनी भी ना आए और लगातार एम्प्लॉयज को आप मूव करते रहेंगे तो उससे उसका जो है वो क्या? मन भी बना रहेगा थोड़ा। चलो जी, ये तो हो गया कौन सा? प्रोक्योरमेंट फंक्शन। अगला जो फंक्शन आता है जो एचआर मैनेजर परफॉर्म करता है वो है कौन सा? डेवलपमेंट फंक्शन। एक ह्यूमन, बेसिकली क्या, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है उनकी एबिलिटी को एनहांस करने के लिए जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है वो सब आती है किसके अंदर? आपके डेवलपमेंट फंक्शन में, जिससे एक पर्सन की एबिलिटी में क्या होगा? एनहांसमेंट होगा। दैट इज नोन एज क्या? डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट एम एट एनहांसिंग। डेवलपमेंट का जो मेन एम है वो क्या? एनहांस करना एक पर्सन की एबिलिटी को टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द नॉलेज इन ए यूजफुल वे। एग्जाम्पल बताता हूं मैं, जैसे आपको लास्ट क्लास के अंदर मैंने मेरे एम्प्लॉय से मैंने मिलवाया राहुल, जो बेसिकली कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम करता है। अब उसको जो है वो पावर पॉइंट नहीं आता था, ठीक है, एमएस वर्ड इतना नहीं आता, टाइपिंग स्पीड सही थी लेकिन एमएस वर्ड इतना नहीं आता था। तो मैंने क्या किया? उसका अलग से कोचिंग लगाया।
ठीक है, तो मैंने उसको जो है वो 7 डेज का एक सेमिनार था तो मैंने वहाँ पे भेजा, तो 3,000 रुपये लगे, लेकिन 3,000 रुपये लगा के उसकी नॉलेज तो बढ़ गई, बट उसका अल्टीमेट बेनिफिट तो हम ही उठा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कि डेवलपमेंट फंक्शन। हमारे द्वारा, मेरे द्वारा वो जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई जिससे मैंने मेरे एम्प्लॉय की स्किल में क्या कर दिया, एनहांसमेंट कर दिया। अब वो जो नॉलेज एनहांस हुई है, वो जो स्किल एनहांस हुई है एम्प्लॉय की, उसका अल्टीमेट बेनिफिट क्या मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मिल रहा है सर। दैट इज नोन एज क्या, डेवलपमेंट फंक्शन। तो बोलते डेवलपमेंट एम्स एट एनहांस द वन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द नॉलेज इन ए यूजफुल वे। इट इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज ए लॉन्ग टर्म लर्निंग प्रोसेस। ये एक लॉन्ग टर्म लर्निंग प्रोसेस है दैट हेल्प द मैनेजर एक्वायर द कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज इन ए सिस्टमैटिक मैनर। अब डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर एक एचआर मैनेजर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? सबसे पहला ट्रेनिंग देना। देखो एक वर्ड होता है ट्रेनिंग और एक होता है क्या, डेवलपमेंट। ट्रेनिंग थोड़ा ना छोटे लेवल की बात होती है और जो डेवलपमेंट है वो थोड़े बड़े लेवल की बात होती है। मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं तो जनरली वहां पे जो है वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे आपको मशीन को किसी को हैंडल करना है तो वहां पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और लेकिन अगर आपका कोई कॉन्सेप्चुअल काम है, आपका जो है वो मान लीजिए ऑफिशियल वर्क है, तो वहां पर आपको, या आप अपर लेवल जो है मैनेजमेंट के अंदर अगर काम कर रहे हैं, या फिर अगर देखो लो लेवल वालों के लिए जनरली ट्रेनिंग का प्रावधान किया जाएगा और जो अपर लेवल के जो एम्प्लॉइज है उनके लिए डेवलपमेंट का प्रावधान किया जाता है। अब ट्रेनिंग के अंदर ना आपकी जो स्किल है, ध्यान देना, ट्रेनिंग के अंदर आपकी जो स्किल है, आपका जो एप्टीट्यूड लेवल है, ठीक है, उसको, आपकी जो एबिलिटी है उसको एनहांस करने का काम किया जाएगा। बट डेवलपमेंट में आपका ओवरऑल, ये ध्यान दीजिएगा, ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक होती है, किसी एक काम से स्पेसिफिक हो गई है। भाई जैसे मान लीजिए अगर आपको गाड़ी चलानी सिखानी है तो वो एक ट्रेनिंग का पार्ट हो गया। बट अगर मान लो आपका चारों तरफ से आपको उसमें गाड़ी भी चलाना सिखा दिया, आपका हमने कॉन्सेप्चुअल भी, आपको इंग्लिश स्पीकिंग भी करवा दिया, जब क्या आपका ओवरऑल जो है डेवलपमेंट किया जाएगा, वो किस प्रोसेस में आएगा, वो आएगा डेवलपमेंट फेज के अंदर। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड है तो वो आएगा किसके अंदर, ट्रेनिंग के अंदर। चलो पढ़ते हैं। ट्रेनिंग इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉय लर्न। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर एम्प्लॉय जो है वो सीखता है क्या, स्किल, नॉलेज, एबिलिटी एंड एटीट्यूड टू फर्दर ऑर्गेनाइजेशनल एंड द पर्सनल गोल। ओके, ये तो ट्रेनिंग हो गया। अब होता है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या आएगा, इट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द मैनेजरियल स्किल। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं मैनेजरियल स्किल को एंड कैपेबिलिटी को थ्रू अप्रोप्रिएट प्रोग्राम। ठीक है जी। और एचआर मैनेजर जो है वो इस डेवलपमेंट फंक्शन में और क्या करता है, थर्ड नंबर पे कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर जो है एचआर मैनेजर क्या करेगा, एक पर्सन को पहले उसकी कैपेबिलिटी को पहचान करता है और उसके अकॉर्डिंग देखता है कि ये पर्सन कहां तक पहुंच सकता है और उसके पूरे कैरियर को जो है वो क्या करता है, सेट करता है। वो देखता है कि ये पर्सन अगर मान लीजिए काम करेगा तो अभी इस डिपार्टमेंट में है, कल को अच्छा काम करेगा अगला डिपार्टमेंट, अगला डिपार्टमेंट, अगला डिपार्टमेंट, तो उसके लिए एक पाथ जो है वो डिसाइड कर देगा कि आप ये काम करते जाओ तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक कैरियर को क्या करना, पूरी तरह से डेवलप करना। तो कैरियर प्लानिंग जो है, या कई बार ना सक्सेशन प्लानिंग भी आती है इसके अंदर कि अभी टॉप लेवल के ऊपर कोई और बंदा बैठा है लेकिन कल को वो रिटायर होगा तो उसकी जगह पे हम आपको लगाएंगे। जैसे टाटा जो है, रतन टाटा, जब वो रिटायर होने वाले थे तो उन्होंने साइरस मिस्त्री को साथ में ले लिया। उनको लगा कि इसके अंदर दम है, ठीक है, तो उन्होंने उसको साथ में ले लिया और बोले कि ठीक है आप हमारे साथ में रहे। तो साइरस मिस्त्री की उन्होंने क्या कर दी, सक्सेशन प्लानिंग कर दिया कि कल को अगर मान लो टाटा जो है वो क्या होंगे, रिटायर होंगे, रतन टाटा रिटायर होंगे, तो उसकी जगह पे साइरस मिस्त्री जो है वो वहां पे पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैरियर को भी प्लान किया और साथ में सक्सेशन की भी क्या कर लिया, प्लानिंग कर लिया। तो ये डिसाइड करना कि कोई पर्सन कहां तक पहुंच सकता है, ये जनरली जो है वो ड्यूटी होता है एचआर मैनेजर का, कि वो एम्प्लॉइज की एबिलिटी के बेस पर, उनके नॉलेज के बेस पर, उनके एप्टीट्यूड लेवल के बेस पर जो है वो डिसाइड करता है। वो बेसिकली यहां पे अनुमान लगाता है, उसको गेस करता है कि कोई एम्प्लॉय जो है कहां पे जो है वो फिट बैठ सकता है। चलो बोलते हैं इट इज अ प्लानिंग ऑफ वन करियर। कैरियर प्लानिंग क्या होता है, ये प्लानिंग होती है किसी एक पर्सन के कैरियर के बारे में and implementation of the career plan by means of education, training, job search and the acquisition of the work experience. It includes succession planning. Career planning के अंदर जनरली आती है क्या, succession planning, which implies, जिसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, डेवलप करना एंड ट्रैक करना की इंडिविजुअल को फॉर द एग्जीक्यूटिव पोजीशन। कि एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए एक पर्सन को पहले क्या करते हैं आप लोग, बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको डेवलप करते हैं और उनको ट्रैक करते हैं कि कौन सा पर्सन जो है वो उत्तराधिकारी जो है वो नियुक्त
हो सकता है, इसको बोलते हैं कैरियर प्लानिंग। तो ये सब फंक्शन जो है वो बेसिकली एचआर मैनेजर ही परफॉर्म करता है, और ये सब फंक्शन जब एचआर मैनेजर परफॉर्म करेगा तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो आएंगे डेवलपमेंट के अंदर। चौथे नंबर पे जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स का क्या करना, डेवलपमेंट करना। जब आप टोटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जो है डेवलपमेंट का फेज स्टार्ट करते हो, हर एक एम्प्लॉय को जो है वो क्या करते हो, ट्रेन करते हो, तो वो पार्ट है किसका, एचआरडी का। तो एचआरडी का मेन एम होता है एट डेवलपिंग द टोटल ऑर्गेनाइजेशन, डेवलप करना किसको, टोटल ऑर्गेनाइजेशन को। इट क्रिएट ए क्लाइमेट, ये कैसा क्लाइमेट क्रिएट करेगा, डेट अनेबल एवरी एम्प्लॉय, जिसमें हर एम्प्लॉय को मौका मिलेगा कि वो अपने आप को डेवलप कर सकता है एंड यूज कर सकता है हिज कैपेबिलिटी इन ऑर्डर टू फर्दर बोथ द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो बेसिकली एचआरडी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, जिसके अंदर जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उन सबको एक मौका दिया जाएगा कि वो अपने आप की अपनी नॉलेज को क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। चलो जी आगे। इसके बाद थर्ड फंक्शन जो है वो है क्या, मोटिवेशन। एचआर मैनेजर कुछ अलग से फंक्शन भी परफॉर्म करता है, और वो सारे फंक्शन जो है वो आएंगे किसके अंदर, आपके मोटिवेशन के अंदर। अब मोटिवेशन और कंपनसेशन फंक्शन में कौन कौन सी बातें आती हैं, तो उनके बारे में चर्चा करनी है। आइए, मोटिवेशन में क्या, इट इज अ प्रोसेस दैट इंस्पायर द पीपल। ये एक प्रोसेस है जिसमें लोगों को इंस्पायर किया जाएगा कि वो क्या करें, अपना बेस्ट दें टू द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द यूज ऑफ द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। मतलब अब लोगों को देखो, छोटे छोटे बच्चों को हम जो है वो क्या करते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि बेटा अच्छा काम करो। अब स्कूल के अंदर हमको इंसिस्ट किया जाता था कि बेटे अब देखो, तुम लोगों को फर्स्ट के लिए बोलते होंगे, लेकिन मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब था, तो मेरे को तो घर वाले बोलते थे भाई तू पास हो जाइयो, तू पास हो जा। अब जैसे मैं 6 में था, तो 6 में जो है हमको छोटी साइकिल दे रखी थी। जब 7th में जाना था, तो 7th के अंदर मैंने बोला कि भाई मेरे को बड़ी साइकिल दिलवाओ, तो घर वाले बोले ठीक है तू पास हो जाइयो, ठीक है तो तेरे को बड़ी साइकिल दिलवाएंगे, और मैं पास हो गया। तो 7th के अंदर मेरे को जो है वो रेंजर साइकिल जो है वो घर वालों ने दिलाई। तो ये क्या, एक रिवॉर्ड मिला मेरे को, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि लोगों को मोटिवेट किया जाता है, बच्चों को भी मोटिवेट करता है, बेटा ये काम करो, चॉकलेट मिलेगा तुम्हें, ये मिलेगा वो मिलेगा, बगलाने के लिए। मतलब उनको थोड़ा सा क्या, उनके अंदर जो कैपेबिलिटी छुपी हुई है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। क्योंकि जब वो कैपेबिलिटी बाहर आएगी, आप खुद सोचिएगा, जब कैपेबिलिटी बाहर निकल के आएगी तो उसका अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिलेगा, अल्टीमेट बेनिफिट तो ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। तो एचआर मैनेजर का ड्यूटी बनता है कि वो टाइम टू टाइम पे जो है वो लोगों को क्या करे, मोटिवेट करे। इसके अंदर वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। सबसे पहला जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन के अंदर एचआर मैनेजर जो है वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक जॉब के लिए क्या क्या टास्क और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो एचआर मैनेजर सबसे पहले वो चीज सेट करता है कि एक जॉब है उसके अंदर आपको क्या करना है, क्या क्या टास्क आपको परफॉर्म करने हैं, वो सब एचआर मैनेजर जो है वो पहले क्या करेगा, सेट करेगा। तो जॉब डिजाइन में क्या आएगा, ऑर्गेनाइजिंग द टास्क। ऑर्गेनाइज करना किसको, टास्क को एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टुवर्ड्स हैविंग ए प्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द वर्क इज नोन एज द जॉब डिजाइन। द मेन पर्पस ऑफ द जॉब डिजाइन इज टू इंटीग्रेट। जॉब डिजाइन का जो मेन पर्पस है वो क्या होता है, इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना द नीड ऑफ द एम्प्लॉयर टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले जॉब डिजाइन करना। जॉब डिजाइन करने के बाद अब आएगा क्या, वर्क शेड्यूलिंग। एचआर मैनेजर का ड्यूटी बनता है कि वो शेड्यूल बनाए, काम को क्या करे, आपस में बंटवारा करे, जिससे लोगों को थोड़ा सा क्या होगा, ताकि लोग जो है वो थोड़े से क्या हो जाए। जैसे मान लो एचआर मैनेजर का ड्यूटी बनता है कि वो ना लोगों को क्या करे, एक टास्क दे, ठीक है, या उनको एक क्या दे दे, उनको ना एक टारगेट दे कि ये टारगेट करना है। जब टारगेट मिलता है ना तो एम्प्लॉइज को थोड़ा सा चैलेंज दिखता है कि यार मुझे कुछ भी करके ये टारगेट को क्या करना है, पूरा करना है। और अगर एम्प्लॉइज टारगेट को पूरा करने के ऊपर अपना पूरा फोकस करेगा तो अल्टीमेट बेनिफिट तो ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा, ठीक है ना। तो एचआर मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि वो वर्क की क्या करे, शेड्यूलिंग करे, काम का बंटवारा करे। वो कैसे कैसे करेगा, जैसे वो उसको वो दे दे कि भाई छुट्टी है, छुट्टी के दौरान जो है आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, ऐसे कोई ऑप्शन प्रोवाइड करेगा जिससे काम चलता रहे निरंतर। पढ़ते हैं, बोलता है ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रियलाइज, ऑर्गेनाइजेशन को रियलाइज करना चाहिए द इंपॉर्टेंस ऑफ द शेड्यूलिंग वर्क टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज थ्रू जॉब एनरिचमेंट, शॉर्टर वर्क वीक्स, फ्लेक्सी टाइम, वर्क शेयरिंग एंड द वर्क फ्रॉम होम असाइनमेंट। एम्प्लॉय नीड टू बी चैलेंज एट वर्क। एम्प्लॉय की जरूरी है कि वो जो है कि उसको जो है वो जॉब के ऊपर थोड़ा चैलेंज महसूस होना चाहिए ताकि वो अपना पूरा फोकस जो है वो लगा सके। एंड जॉब इटसेल्फ मस्ट बी वन दैट दे वैल्यू। और जॉब भी ऐसी हो जिसके लिए एम्प्लॉय को लगे कि हाँ यार इसकी वैल्यू भी है और मुझे ये कुछ भी करके ये टास्क को क्या करना है, पूरा करना है। वर्क शेड्यूलिंग इज एन अटेम्प्ट टू स्ट्रक्चर द वर्क। वर्क शेड्यूलिंग एक तरीका है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं किसको, वर्क को, इनकॉर्पोरेट करते हैं फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड द बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ द वर्क। अच्छा जी, फिर मोटिवेशन।
एचआर मैनेजर का ड्यूटी बनता है कि वो क्या करे, वो लोगों को टाइम टू टाइम पे क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। कंबाइनिंग द फोर्सेस दैट अलाउ द पीपल टू बिहेव इन ए सर्टेन वे, कि लोगों से ऐसे ही काम करो जैसा आप उनसे काम करवाना चाहते हो और वो वैसा ही काम करे, तो उसके लिए आपको लोगों को पहले क्या करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। इज एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशन का। पीपल मस्ट हैव बोथ द एबिलिटी एंड द मोटिवेशन इफ दे आर टू परफॉर्म एट ए हाई लेवल। पीपल के लिए जरूरी है कि उनके पास में क्या एबिलिटी भी होनी चाहिए और मोटिवेशन भी होना चाहिए। जब वो बड़े लेवल पे काम करते हैं तो दोनों चीजें उनके लिए क्या जरूरी है। मैनेजर जनरली ट्राई टू मोटिवेट पीपल थ्रू प्रॉपर्ली एडमिनिस्ट्रेटेड रिवॉर्ड। तो मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि वो एम्प्लॉइज को क्या करेगा, उनको मोटिवेट करेगा। कैसे? रिवॉर्ड से। रिवॉर्ड दो तरह के हो सकते हैं, आपका फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी और आपके नॉन फाइनेंशियल भी। मोटिवेशन के बाद जो अगला वो आ रहा है फंक्शन, वो है कौन सा, जॉब का इवेल्युएट करना। एचआर मैनेजर का ड्यूटी बनता है कि वो जॉब को इवेल्युएट करेगा कि कोई जॉब जो है उसकी क्या औकात है, उसकी क्या वर्थ है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जिस जॉब की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा वर्थ है उसके लिए आप हायर पेमेंट भी आप करोगे, और जिस जॉब के ऑर्गेनाइजेशन के लिए खास वर्थ नहीं है तो उसके लिए ज्यादा पेमेंट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जॉब इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली डिटरमाइन करता है द वैल्यू ऑफ द जॉब थ्रू द प्रोसेस ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन। दिस इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द रिलेटिव वर्थ ऑफ ए जॉब इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश विच जॉब शुड बी हायर देन द अदर। मतलब किस जॉब को जो है वो ज्यादा पेमेंट करना है और किसको कम करना है, ये सब चीजें हम जो है वो सेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन। तो मतलब एक कंसर्न जो जॉब है उसकी क्या औकात है, ठीक है, उसकी औकात के हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। जॉब इवैल्यूएशन हेल्प करता है टू एस्टेब्लिश करने में इंटरनल इक्वालिटी बिटवीन द वेरियस जॉब। अब जॉब इवैल्यूएशन के बाद अगला आता है परफॉर्मेंस को क्या करना, अप्रेजल करना। अब एम्प्लॉइज ने क्या काम किया उस चीज को हम जो है वो क्या करते हैं, अब यहां पे चेक करते हैं कि एम्प्लॉइज ने क्या कुछ किया है। परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को हम क्या करेंगे, अप्रेज करेंगे। और अगर अच्छा काम किया तो नेचुरल बात है उसको फिर क्या मिलेगा, रिवॉर्ड भी मिलेंगे। तो बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या आता है, दिस इज ए सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव वे ऑफ इवैल्यूएट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे किसको, वर्क रिलेटेड बिहेवियर को एंड पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉय। इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या आता है, डिटरमाइन करना एंड कम्युनिकेट करना टू एन एम्प्लॉय से हाउ ही और शी इज परफॉर्मिंग एंड आइडली एस्टेब्लिश ए प्लान ऑफ इंप्रूवमेंट। परफॉर्मेंस को अप्रेज कर लिया, परफॉर्मेंस को अप्रेजल के बाद में अब हम क्या करते हैं, कंपनसेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। अगर एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, और अगर नहीं करेगा तो उसके लिए आप ट्रेनिंग का प्रावधान कर देंगे ताकि वो चीजें सीख जाए करना। तो बोलता है दिस इज द प्रोसेस, कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम डिसाइड करते हैं हाउ मच एन एम्प्लॉय शुड बी पेड। द इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ द कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन आर टू डिजाइन ए लो कॉस्ट प्लान। यहां पे हमारी ड्यूटी ये होती है, मैंने ना अब वो इंसेंटिव वाला अगला बता दिया आपको। वैसे कंपनसेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि एक एम्प्लॉय को कितना आपको जो है वो पेमेंट करना चाहिए। यहां पे हमारी ड्यूटी, एचआर मैनेजर का ड्यूटी बेसिकली ये बनता है कि वो लो कॉस्ट प्लान लेके आए। लो कॉस्ट प्लान का मतलब जिसमें हम तनख्वाह कम से कम दे, लेकिन यूं भी ना हो कि एम्प्लॉय नाराज हो जाए, एम्प्लॉय भी खुश रहे और हमारा खर्चा भी क्या लगे, कम लगे। इस तरीके का आपको जो है वो एक जो स्टेटमेंट जो है बेसिकली सैलरी स्टेटमेंट या कुछ ये बनाना चाहिए। तो बोलता है कंपनसेशन में दिस इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है डिसाइड करने का हाउ मच एन एम्प्लॉय शुड बी पेड। द इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन आर टू डिजाइन ए लो कॉस्ट पे प्लान, low cost pay plan that will attract, motivate and detain the competent employee which is also perceived to be fair by these employee। जो employee को भी लगे मतलब हमारे लिए सस्ता भी हो और employee को लगे हाँ यार फेयर भी है ये। और लास्ट में क्या, इंसेंटिव एंड बेनिफिट इन एडिशन टू बेसिक वेज। जो आप नॉर्मल जो उसको जो वो काम करता है उसके बदले में जो आप उसको पेमेंट करते हो डेट इज नोन एज बेसिक वेज, ठीक है। उसके साथ में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन नाउ डेज ऑफर करते हैं इंसेंटिव बेस्ड ऑन द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अनलाइक इंसेंटिव, बेनिफिट और सर्विस आर ऑफर टू एन एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ। कई बार ना क्या कानून भी बोलता है कि आपको ये चीज तो देनी पड़ेगी। जैसे नॉर्मल मान लीजिए अगर आपको इंसेंटिव देते हैं उसके साथ में कुछ ऐसी सर्विसेज तो आपको एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लाइक मान लो पीएफ का फैसिलिटी हो गया तो वो कानून ने बोल दिया कि आपको देना पड़ेगा, तो वो तो अलग से देनी होती है। इंक्लूडिंग द सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, वर्कमैन कंपनसेशन एंड द वेलफेयर अमेनिटी। तो इन सब चीज के बारे में जो डिसीजन मेकिंग बेसिकली की जाती है वो आएगा किसके अंदर, आपका इंसेंटिव एंड बेनिफिट में। तो ये सब फंक्शन जो एचआर मैनेजर परफॉर्म करता है ये सब आएगा किसके अंदर, आपके बोलो। ये सब काम जो है सर ये आते हैं हमारे मोटिवेशन एंड कंपनसेशन फंक्शन में। टोटल मिला के आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो 3 फंक्शंस को जो है वो क्या किया है, पूरा किया है। एक हमने किया कौन सा, सबसे पहले कौन सा,
प्रोक्यूरमेंट, हायरिंग का काम करेंगे, फिर डेवलप करने का काम करेंगे और फिर क्या करेंगे, उनको मोटिवेट करने का काम करेंगे। ओके, हाँ जी सर। तो ये हो गया हमारे 3 तरह के फंक्शन, आप जल्दी से इनको कीजिएगा। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा 3 और रह गए, वो करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, हाँ जी। और अगर आप भी जो है वो अपकमिंग दिसंबर 2020 के अंदर जो एंटी नेट का पेपर होना उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया हुआ है। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर मिलेंगे आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर, जैसे ये वीडियो लेक्चर उसी तरीके से, प्लस में आपको मिलेगा सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में आपके होम एड्रेस पर डिस्पैच करवाएंगे। जैसे अभी हम HRM पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे HRM की यूनिट है। ठीक है, ये बुक है, ये आपके होम एड्रेस पे जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, ये आपको मिलेगा। और साथ में प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे प्रैक्टिस MCQ हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर, और ऑडियो रिवीजन करने के लिए रिवीजन की ऑडियो भी मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे हमने नंबर दिया हुआ, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। अभी जो है वो डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, 5 अगस्त तक अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 में एनरोलमेंट करवाते हैं तो इसका 12,000 फीस है, जिसमें ये सब चीज़ें हम आपको जो है आपके होम एड्रेस से प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, हाँ जी सर। चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।